हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। न्यू इंडिया चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग एक और नए एक्सप्रेसवे के बारे में जानेंगे। तो ये एक्सप्रेसवे सीरीज की चौथी वीडियो है। इस सीरीज में हम लोग इंडिया में बनने वाले सारे एक्सप्रेसवे के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में हम लोग वाराणसी, रांची, कोलकाता एक्सप्रेसवे के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार। मोर देन 90% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। हे भगवान, प्लीज यार कुछ तो रहम करो यार। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ही चैनल आगे सर्वाइव कर पाता है। चैनल को रन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्लीज सब्सक्राइब करें। दिल्ली, रांची, कोलकाता एक्सप्रेसवे ये भारतमाला फेज 2 का पार्ट है। हम सब जानते हैं कि अंडर भारतमाला प्रोजेक्ट में इंडिया में बहुत सारे एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे हाईवेज बनाए जा रहे हैं। तो वाराणसी, रांची, कोलकाता एक्सप्रेसवे इंडिया के 4 स्टेट से होकर गुजरेगा, जिसमें पहला स्टेट है यूपी, फिर बिहार, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल। इस एक्सप्रेसवे का टोटल लेंथ जो है 610 किलोमीटर है। ये एक्सप्रेसवे किस स्टेट से कितना किलोमीटर होकर गुजरेगा? यूपी में इसका लेंथ 22 किलोमीटर होगा, बिहार में 159 किलोमीटर होगा, झारखंड में 187 किलोमीटर होगा और वेस्ट बंगाल में 242 किलोमीटर बनेगा। ये एक्सप्रेसवे कहां से होकर गुजरेगा? तो ये एक्सप्रेसवे यूपी के वाराणसी रिंग रोड जो है वहां से स्टार्ट होगा और बिहार के कैमूर, रोहतक, औरंगाबाद और गया के बाद ये झारखंड में एंट्री करेगा। फिर वहाँ पे छतरा, हजारीबाग, रामगढ़, पेटरबार, बोकारो और फिर उसके बाद ये वेस्ट बंगाल में एंट्री मारेगा। पुरुलिया, बंकुरा, अरमबाग और हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये नेशनल हाईवे 16 के पास फिनिश होगा। ये एक्सप्रेसवे सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है और इस एक्सप्रेसवे को बनाने में सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरे 25,000 करोड़ रुपीस खर्च करने होंगे। ये एक्सप्रेसवे 6 लेन का होने वाला है। कहीं कहीं आपको 8 लेन लिखा हुआ दिखेगा, बट ज्यादातर जगह 6 लेन लिखा हुआ है। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में गवर्नमेंट को 1700 हेक्टेयर से भी ज्यादा का लैंड एक्वाजिशन करना पड़ेगा। लैंड एक्वाजिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और लैंड एक्वाजिशन कंप्लीट होने के बाद 2 साल 3 साल में ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा। लैंड एक्वाजिशन में गवर्नमेंट को ऑलमोस्ट 2000 करोड़ रुपीस खर्च करने होंगे। वाराणसी से कोलकाता जाने में अभी इस वक्त 12 से 13 घंटे लगते हैं, बट ये एक्सप्रेसवे बन गया एक बार तो आप सिर्फ 6 से 7 घंटे में वाराणसी से कोलकाता आसानी से जा सकते हो। मतलब 50% आपका टाइम बचेगा, फ्यूल बचेगा। इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है ये, यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत सारे नए एक्सप्रेसवे बनाने वाली है। बिहार में गवर्नमेंट 4 से भी ज्यादा नए एक्सप्रेसवे बनाने वाली है। तो ईस्टर्न इंडिया का जो पार्ट है यहाँ पे बहुत सारे नए एक्सप्रेसवे बनने वाले हैं, जिसमें एक जैसे मैंने बताया वाराणसी, रांची, कोलकाता एक्सप्रेसवे, दूसरा गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, तीसरा औरंगाबाद टू जयनगर एक्सप्रेसवे, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है उसको एक्सटेंड करके उसे पटना तक कनेक्ट करने की प्लानिंग चल रही है। और ये जो वाराणसी, रांची, कोलकाता एक्सप्रेसवे है ये वाराणसी से गंगा एक्सप्रेसवे के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा और रक्सौल से हल्दिया पोर्ट तक एक और नया एक्सप्रेसवे पे प्लानिंग चल रही है। इसका डीपीआर अभी बन रहा है, तो ये भी पटना से होकर गुजरेगा। पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे कहीं कहीं लिखा हुआ दिखेगा आपको। और झारखंड को कनेक्ट करने के लिए एक रांची से रायपुर, विशाखापट्टनम का एक्सप्रेसवे बनने वाला है और रांची से उड़ीसा के संबलपुर बनाने के लिए प्लानिंग चल रहा है। तो ईस्टर्न इंडिया में बहुत सारे नए एक्सप्रेसवे बनने वाले हैं, जिससे ईस्टर्न इंडिया में कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मैं इन सभी एक्सप्रेसवे पे एक एक करके वीडियो लाऊंगा, डिटेल में हम लोग जानेंगे। इंडिया में जितने भी गरीब स्टेट है उसमें बहुत सारे स्टेट ईस्टर्न इंडिया में है। वेस्टर्न और सदर्न इंडिया ने बहुत अच्छे से डेवलप हो गया है, बट ईस्टर्न इंडिया अभी भी डेवलप नहीं हो पाया है। नीति आयोग के एक रिपोर्ट में बताया गया था कि जो वेस्टर्न इंडिया और ईस्टर्न इंडिया के बीच डेवलपमेंट का जो गैप है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो जो वेस्टर्न और सदर्न इंडिया ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का फायदा उठाया, जो नॉर्दर्न इंडिया है उस साइड में उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा उठाया। बट ईस्टर्न इंडिया देखोगे 1991 के बाद हम लोगों ने एलपीजी रिफॉर्म्स किया, तो नहीं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का फायदा उठाया, नहीं ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा उठाया, नहीं आईटी सेक्टर का फायदा उठाया। तीनों सेक्टर में वो पीछे हो गए और उसका नतीजा हम लोग देख रहे हैं कि आज भी स्टेट बहुत गरीब है। अब बहुत ज्यादा डेवलपमेंट ना होने की वजह से वहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा माइग्रेट करना पड़ता है अदर स्टेट में, ताकि उनको जॉब मिले। और किसी को भी अच्छा नहीं लगता है अपना घर बार छोड़कर दूसरे राज्य में जाना। ईस्टर्न इंडिया के गरीब होने के बहुत सारे और भी रीजन है। एक सबसे बड़ा रीजन है तो वो नक्सलवाद है। रेड कॉरिडोर के बारे में आप लोग जानते होंगे, तो आप मैप में देखोगे तो दिख रहा है आपको ये रेड कॉरिडोर, जहाँ पे बहुत सारे नक्सल ग्रुप है। अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। यहाँ पे माओवादी, नक्सलवाद ये सब होने की वजह से यहाँ पे इंडस्ट्रीज ने आकर इन्वेस्टमेंट नहीं किया। जो भी इंडस्ट्री आती थी तो इसको नक्सली ग्रुप मार देते थे, या तो मारकर भगा देते थे, किडनैप कर लेते थे, बॉम्ब ब्लास्ट कर देना। और इसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं आई और धीरे धीरे ये स्टेट गरीब होते गए। बहुत सारे और भी स्टेट्स में नक्सलवाद थे, जैसे आंध्र प्रदेश में थे। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने मार कर अपने यहाँ पे नक्सलवाद को खत्म कर दिया। बट बाकी जो ईस्टर्न स्टेट्स है, स्पेशली छत्तीसगढ़, वहाँ
वहाँ पे अभी भी बहुत ज्यादा नक्सलवाद है। जैसे जैसे गवर्नमेंट वहाँ पे नक्सलियों को खत्म करते जा रही है, उसके साथ ही साथ गवर्नमेंट वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए एक्सप्रेसवे, हाईवे, रेल नेटवर्क सब बना रही है ताकि वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट फास्ट हो सके। क्योंकि नक्सली जो थे वहाँ के लोकल लोगों को बहला फुसलाकर अपने ग्रुप में शामिल कर लेते थे कि देखो गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं करती है, हमारे यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेस निकाल कर सिर्फ लेकर जा रहे हैं। तो लोगों में एक फियर क्रिएट कर देते थे, जिसके वजह से लोग नक्सलियों के बहुत सारे ग्रुप में शामिल भी हो जाते थे। वहाँ के लोकल लोग नक्सली ग्रुप में शामिल ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट वहाँ पे पिछले कुछ सालों में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग कर रही है। और ये सारे एक्सप्रेसवे बन जाने से बिहार को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। हम सब जानते हैं कि बिहार में बहुत ज्यादा पॉवर्टी है। बिहार की पॉपुलेशन 12.5 करोड़ के आसपास है, जो कि इंडिया में तीसरे रैंक पे आता है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के मामले में। बट बिहार का जीडीपी और बिहार का पर कैपिटा इनकम देखोगे तो बिहार का पर कैपिटा इनकम तो इंडिया में सबसे कम है। बिहार का कंडीशन बहुत सारे अफ्रीकन कंट्री से भी ज्यादा बद से बदतर है। बिहार एक अलग कंट्री होता तो जब तक इकोनॉमिकली सर्वाइव भी नहीं कर पाते, अब तक कोलैप्स कर चुके होते हैं। कुछ दिन पहले ही नीति आयोग का रिपोर्ट आया था जिसमें बताया गया था कि बिहार की ऑलमोस्ट 52% पॉपुलेशन गरीब है। इंडिया में ऑलमोस्ट 22-23 करोड़ लोग गरीब है, तो उसमें ऑलमोस्ट 5-6 करोड़ तो सिर्फ बिहार में ही है। बिहार में 70-75 सालों में कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर इंडिया को डेवलप होना है तो बिहार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। बिहार में बहुत सारे नेता बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती हमें। ऐसा नहीं है, सारे एक्सप्रेसवे सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है। मैंने अभी बताया कि बिहार में कौन कौन से एक्सप्रेसवे बनने वाले हैं, और बिहार में नेशनल वाटरवे प्रोजेक्ट भी बन के कंप्लीट हो गया है। बिहार से फ्रेट कॉरिडोर भी बनकर जा रहा है। तो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट बन जाने से बिहार का कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन बिहार की गवर्नमेंट जो है अपने आप पे उस तरह की कोई पॉलिसी नहीं बना रहे हैं जो बिहार को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आगे लेकर जा सके, इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन बन सके। इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स हैं जो अपने स्टेट को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का टारगेट सेट करके चल रही हैं। कुछ का 2027 तक का टारगेट है, कुछ का 2030 तक का टारगेट है। बट बिहार के किसी भी नेता के मुंह से मैंने नहीं सुना कि उन्होंने कोई टारगेट सेट किया हो कि अगले 5 साल में हम बिहार की इकोनॉमी को यहाँ तक लेकर जाएंगे, अगले 10 सालों तक बिहार की इकोनॉमी को हम लोग यहाँ तक पहुंचा देंगे। बाकी बहुत सारे स्टेट में आप देखो कि वहाँ पे इन्वेस्टर को लाने के लिए कितना कंपटीशन चल रहा है। कोई सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो कोई सोलर पैनल मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोई आईफोन मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है। बट बिहार क्या बनना चाहता है? बिहार की गवर्नमेंट इन सब चीजों के लिए कुछ सीरियस ही नहीं दिखाई दे रही है। बिहार के नेताओं का एटीट्यूड ऐसा है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। कुछ तो पीएम बनने के भी सपने देख रहे हैं। वेस्टर्न और सदर्न इंडिया ने आईटी सेक्टर को भी अपने यहाँ पे डेवलप किया और उसका बेनिफिट उठाया। स्पेशली महाराष्ट्र और कर्नाटका ने, जब सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेट से टैक्स कलेक्शन करती है और फिर उसको पूरे कंट्री के स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो बिहार को बहुत सारे स्टेट का पैसा मिलता है। बट बिहार की गवर्नमेंट उस टैक्स के पैसे का यूज बिहार को डेवलपमेंट में लगाने के बजाय करप्शन में खा जाते हैं। अब बिहार की गवर्नमेंट सिर्फ एक बहाना मारती है कि हम एक लैंडलॉक स्टेट है, इसलिए हमें नुकसान होता है। ये सिर्फ उनकी बहानेबाजी है। कितना दूर है कोलकाता के हल्दिया पोर्ट तक? 500-600 किलोमीटर दूर है। तेलंगाना भी तो लैंडलॉक स्टेट है, बट उनका अब ट्रैक रिकॉर्ड देखो, जब से वो 8-9 सालों से बने हैं तब से उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखो कितना तेजी से हुआ है, और अपने स्टेट में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए कितना एक्टिव होकर काम कर रहे हुए। ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने से बिहार की कनेक्टिविटी तो काफी स्ट्रांग हो जाएगी और आप आसानी से वेस्ट बंगाल के पोर्ट तक एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बिहार के लोग काम नहीं करना चाहते हैं, बिहार के लोग तो काफी मेहनती होते हैं। आप अपने वर्क फोर्स को अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज क्यों नहीं कर रहे हो? आप सिर्फ लेबर एक्सपोर्ट कर रहे हो बाकी स्टेट में। ये सारे एक्सप्रेसवे बन जाने से वेस्ट बंगाल को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो मैक्सिमम एक्सप्रेसवे वेस्ट बंगाल के पोर्ट्स तक हो जाएंगे, जिससे यहाँ से बहुत सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा। और जिस तरह से महाराष्ट्र को मुंबई के पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से बहुत ज्यादा फायदा हुआ, उसी तरह से वेस्ट बंगाल को भी काफी फायदा होगा। और वेस्ट बंगाल भी मैरीटाइम इंडस्ट्री में एक बड़ा प्लेयर बनेगा। यहाँ पे बड़े बड़े कार्गो शिप आकर रुकेंगी, यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगी। यहाँ पे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से डेवलप होगी और वेस्ट बंगाल को बिलियंस ऑफ डॉलर का फायदा होने वाला है। क्योंकि वेस्ट बंगाल को पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश से काफी कंपटीशन मिला है। उनका जो ढाका पोर्ट है, जिसने आपको मालूम होगा कि नया पोर्ट बनाया है चिटागोंग पोर्ट, तो बांग्लादेश पिछले कुछ सालों में शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री और मैरीटाइम इंडस्ट्री में काफी आगे निकल रहा है और वेस्ट बंगाल के मार्केट को काफी कैप्चर कर लिया उन लोगों ने। तो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने भी अपने यहाँ पे डीप सी पोर्ट बनाने के लिए हाल ही में अडानी कंपनी से कहा कि आप आइए हमारे यहाँ पे डीप सी पोर्ट बनाइए। तो अडानी कंपनी भी 25,000 करोड़ रुपीस ताजपुर पोर्ट जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगी और उसे एक डीप सी पोर्ट बनाएगी। तो इससे वेस्ट बंगाल को काफी फायदा होगा। एक समय में वेस्ट बंगाल काफी बड़ा प्लेयर था। हम सब जानते हैं कि वेस्ट बंगाल का पिछले कुछ दशकों तक एंटी बिजनेस जो एटीट्यूड था उनका, चाहे वो सीपीएम हो चाहे स्टार्टिंग में करंट गवर्नमेंट हो, तो उसकी वजह से वेस्ट बंगाल को बहुत नुकसान झेलना पड़ा है। और जो एक वैक्यूम छोड़ दिया था वेस्ट बंगाल ने, उस वैक्यूम
को फिलअप कर दिया बांग्लादेश ने। पिछले कई सालों में हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश कितनी तेजी से आगे निकला, और आप लोग जानते हो कि वेस्ट बंगाल ने टाटा जैसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को अपने यहाँ से लात मारकर बाहर निकाल दिया था, और उसका इतना नुकसान झेलना पड़ा कि गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र ये ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बन गए, बट वेस्ट बंगाल नहीं बन पाया। तो अब वही गवर्नमेंट है जो एक समय बिजनेसमैन को भगा रही थी, अब उन्हीं बिजनेसमैन को अपने स्टेट में लाने के लिए पिछले कुछ सालों से काफी एक्टिव होकर काम कर रहे हैं, और अपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाने के लिए सस्ते लीज पर जमीन दे रहे हैं, टैक्स में छूट दे रहे हैं। आई होप कि बिहार और झारखंड भी अपने यहाँ पे इस तरह की पॉलिसी बनाए ताकि उनके यहाँ पे भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आके इन्वेस्टमेंट करें। अब देखने वाली बात है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट कितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे न्यू इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और छोटी सी बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।